बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन के स्पेशल शो में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी तरफ से, सुनो न्यूज़ की तरफ से, स्पोर्ट्स ज़ोन की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का स्पेशल शो है जी। और अगर हम देखें तो रमज़ान के पूरा मंथ जो इबादत की जाती है, एक रहमतों का सिलसिलाकार होता है, उसका फिर इनाम अल्लाह ताला ईद की सूरत में मुसलमानों को अता करता है। और हमारी दुआ और उम्मीद है कि इस ईद के साथ पाकिस्तान में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, जहाँ इस मुल्क के अंदर तरक्की हो, जो हम खेल की बात करते हैं वो भी फ्लरिश करे। ईद का शो है जी, डेफिनेटली बहुत स्पेशल शो है। और एक ऐसे गेस्ट है जिनसे मैं बड़े अरसे से बात करना चाह रहा था, इंटरव्यू करना चाह रहा था। शायद ये मेरे कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा। इनकी यूनिकनेस की बात करें तो शायद 2-3 डेकेड के अंदर अगर हम 2-3 सुपरस्टार की बात करते हैं जी, उनमें से एक हैं। फिटनेस के हवाले से बात करें तो ये कैसे प्लेयर की सब कुछ बदला, सब कुछ चेंज हुआ, नहीं बदले तो ये नहीं बदले। इसके अलावा गेम अवेयरनेस की बात करें तो ऐसी कमाल गेम अवेयरनेस, गेम सेंस जो कि क्रिकेट के अंदर माना जाता है कि शायद इनसे बेहतर कोई गेम अवेयरनेस नहीं रखता। मेरे साथ जो शो में मौजूद है, द वन एंड ओनली, द लिविंग लेजेंड, द सुपरस्टार शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ईद मुबारक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। को भी हम लोग पहले बातें शुरू करें तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और मिले जुले एक दूसरे से। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि यूनाइट करता है, बल्कि जो छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हों उनको दूर करें, खुद आगे हाथ बढ़ाएं, बल्कि गले मिले जी। बिल्कुल, और 3 दफ़ा मिले। बिल्कुल शुएब भाई, मैंने इसका कहा कि बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, और आपका, मैं और मेरा चैनल बहुत शुक्रगुजार है कि आपने ईद के स्पेशल ओकेजन पे हमें टाइम दिया। थोड़ा सा ये बताइए कि अब की ईद और जो बचपन की ईद थी उसमें क्या डिफरेंस फील करते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आता है? फ़र्क पता है क्या है, उस वक्त ईद लेते थे, अब देते हैं। ठीक, ये फ़र्क है। और दूसरा ये है कि अब काफ़ी अरसे से ऐसा है कि फैमिली से जो है काफ़ी सारी ईदें दूर गुजरी हैं। ये भी फ़र्क है बचपन की ईद से और अभी की ईद से। और बचपन की ईद में ये होता था कि बस ईद की नमाज अगर पढ़ी है उसके बाद सोना नहीं है, उसके बाद विज़िट करना है सारे रिलेटिव्स की तरफ, और जो उनके बच्चे होना उनके साथ खेलना, फिर उनको मिलाना, फिर एक दूसरे के घर जाना, वहाँ से ईद लेनी। तो उसमें और आपकी ईद में ये है कि अब नमाज़ पढ़ते हैं, अगर अम्मी ने सवैयाँ बनाई हुई हैं वो खाते हैं, और उसके बाद फिर सो जाते हैं। हाँ, शाम में जाके रूटीन शुरू होती है। ठीक है। लेकिन ये है कि वो बचपन वाली जो ईद थी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑब्वियसली उसकी एक खुशियों का एक मोमेंट और वो जो एक सबका मिलना था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। अब अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और आजकल के बच्चे तो ईद के मौक़ों पे भी सोशल मीडिया के अंदर लगे हुए हैं। हमारी ईदें डिफरेंट थी। अभी हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि हमारा चाइल्डहुड ना बड़ा डिफरेंट, यूनिक सा था। उसमें हम ये देखें कि बच्चा या तो पढ़ता था या वो स्पोर्ट्स में बड़ा ज़बरदस्त होता, तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं थी। और आजकल तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बच्चों के लिए आ गई हैं, और शायद हमारा ही वो शायद लास्ट दौर था जिसमें हमने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जिसमें हम देख सकते हैं कि हम वो काइट फ्लाइंग की बात कर रहे हैं, वो लट्टू चलाने की बात कर रहे हैं, और डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ कंचे खेलने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी, अगर हम इस जनरेशन को बताएंगे तो वो, और इवन वो टीवी डिफरेंट तरह के थे, वो सब कुछ ऐसा डिफरेंट था जो कि ये 10 ईयर्स के अंदर चेंज हो गया। चैनल्स में एक ही थे, पीटीवी देखते थे, और उसी पे हमारा तो वो टाइम है नाइट राइडर वाला, एयर वुल्फ वाला, पिंक एंड वो क्या है, पिंक पैंथर कार्टून्स जो हैं वो देखने वाला था हमारा टाइम। लेकिन ये है कि वीडियो गेम के ऊपर खड़े होना पूरा बिल्कुल। हाँ, बचपन में ये होता था, ईद की नमाज पढ़ी है, जो ईदी मिली है, जाना वीडियो गेम्स वाली शॉप पे और बस वहीं गई सारी ईदी। वो खेलना खुलना आता नहीं था, जल्दी से वो जो कोइन लेते थे वो जल्दी ख़त्म होता था हमारा। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो एक गेम थी बडावे वाली गेम, पता नहीं मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। स्नो ब्लास्ट। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता था, सेकंड स्टेज तक जाता था, थर्ड स्टेज में वो हमारे वो जो शॉप का जो ऑनर होता बंदा, वो बड़ा सियाना होता था, जिसको ना बहुत एक्सपर्ट होता था ना प्लेयर, उसको वो टोकन नहीं देता था। वो कहता जो हल्का है, दोपहर में आना जब कोई भी नहीं आता, दोपहर में आना नहीं आना, मेरा तब काम का धंधा, तुम साइड पे रहो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे चाइल्डहुड में बड़ी ज़बरदस्त थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये जनरेशन उन सब से काफ़ी दूर है, और हम तो ये चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें करें। इवन हम स्पोर्ट्स की अगर एग्जांपल करें तो स्पोर्ट्स में भी देखें कि गलियों के अंदर जो क्रिकेट का जो इन्वायरमेंट था, इवन ईद के डेज़ में भी
आपने नमाज पढ़ी, ईदी शीदी ली, तो आप गेंद बैट पकड़ के आप तो डेफिनेटली खेलते हो, हम लोग भी इसी तरह ही थे। बिल्कुल, क्रिकेट खेले या स्पोर्ट्स खेले, सारा दिन इसी मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती थी जो बचपन की ईद थी। और लेकिन ये है कि उस वक्त अगर हमारे टाइम पे भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी होती, हो सकता है हम भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं जी। तो लेकिन आज के जो हैं उनमें ऑफ कोर्स दे हैव लाइक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स डाउन टू टेक्नोलॉजी, तो वो टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है, मेरा एक मैसेज है कि पेरेंट्स जो है ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद का दिन उनके साथ जो है ना गुजारा जाए, रिलेटिव्स जो हैं वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर एक दिन आप ऐसा गुजार भी लेंगे अपनी बिजी लाइफ में से या अपनी टफ लाइफ में से एज अ किड, तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो ये है कि आप ज़रूर करें और यकीन करें पेरेंट्स के आगे कुछ नहीं। और शिव भाई मेरा तो मानना ये है कि अगर पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ओल्ड एज के अंदर जो बच्चों से चाहिए होता है वो टाइम ही होता है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको टाइम देते हैं तो उनका डेली ईद ही है। और माशाल्लाह आप भी, मुझे मालूम है कि जब भी टाइम होता है तो अपनी वालदा के लिए जो टाइम स्पेयर करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी उस तरफ भी हम आते हैं। पहले ये बताइए कि मीठे में क्या आपको फेवरेट लगता है, पसंदीदा ईद के दिन क्या स्पेशल खाते हैं आप? मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन मेरे ना एक दिल में बहुत अच्छी बात आई। वो ये है कि जब हमारे पेरेंट्स, जब हम लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड होते हैं, तो उनको कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहिए कि दे हैव सीन एवरीथिंग इन देयर लाइफ्स, दे मस्ट हैव सीन एवरीथिंग इन देयर लाइफ, बट बुढ़ापा जो है वो उसको बचपन की तरह ही कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आपका बच्चा आपको कहता है कुछ, आप उसकी हर बात मानते हैं, लेकिन सेम गोज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स एज वेल। जब वो बूढ़े हो जाएं, आप यकीन करें वो बच्चे बन जाते हैं, जो वो बोलें आप करें, और आपको उससे अच्छी सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलेगी। तो जो अब मैं आपकी बात की तरफ आ जाता हूँ, मीठे में मेरी अम्मी जो हैं अभी भी जो मर्ज़ी हो, अब कुकिंग तो नहीं वो करती हैं, लेकिन ईद का दिन हो तो वो मेक श्योर करती हैं कि सुबह दूध वाली सेवियाँ जो हैं वो बनी हुई हों। क्या बात। और मैं वो खाता हूँ। मैं सिर्फ ईद वाले दिन वो नहीं, जब मैं घर जाता हूँ मेरी अम्मी को ये पता है कि यार पराठे खाने हैं, मैं ना नहीं करता। आप खाते हैं वाकई पराठे? मैं खाता हूँ। तो भाईजान है जड़ा फिटनेस है, जो वो मीम अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सुनाए भी कि 25-30 साल से सब कुछ बदल गया, गवर्नमेंट बदल गई, सब कुछ बदल गया, शोएब मलिक नहीं बदला, तो पराठे खा के किस तरह वो सेम फिटनेस सब कुछ? लेकिन वो पराठे घर के आटे के पराठे खा लेना ऑलिव ऑयल में, मुझे नहीं लगता कुछ होता है। अगर थोड़ा सा फर्क पड़ता भी है तो उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा जो है ना एक्सरसाइज कर लें, आप थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ भी जाएगा तो मैं खुश हूँगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई एम मेकिंग माई मॉम हैप्पी, और उसके आगे कुछ नहीं। वैसे उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करते हैं आप, या आपकी फिजिक ऐसी है, कोई सीक्रेट आज रिवील कर ही छोड़े कि सब जानना चाहते हैं? एक चीज़ तो ज़रूर है कि मेरे जो फादर थे वो एथलीट थे। अच्छा। और दूसरा ये है कि वो आर्मी में थे। अच्छा। और ये था कि जब उनकी डेथ भी हुई तो ही वाज लाइक दिस। ओके, ये जीन्स का भी इसका मतलब है, बिल्कुल वो है। लेकिन मैं इसमें ये भी नहीं चीज़ पीछे हटाना चाहता कि आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप हार्ड यार्ड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, और अगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है तो वो आप हार्ड यार्ड्स के जो हार्ड वर्क है उसके थ्रू आप ज़रूर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं ब्लेस्ड ज़रूर हूँ कि मेरी अगर बॉडी ऐसी है, लेकिन मैं ट्रेनिंग भी खूब नहीं, जिसमें हमें आइडिया है कि आप माशाल्लाह मुझे नहीं याद कि अगर मैंने कोई रूटीन बनाई हो ट्रेनिंग की और मेरा जो स्केड्यूल है वो इधर उधर हुआ हो। बेशक वो सारा दिन अगर काम करते हुए निकल गया, लेकिन रात में भी अगर 2-3 बजे भी टाइम मिला है तो आई मेक श्योर आई गो एंड आई ट्रेन। चलें, ये तो मेरा ख्याल है जितने भी हम बड़े एथलीट की बात करेंगे, सुपरस्टार की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक सबके अंदर कॉमन चीज़ है। मैं वो जानशेर साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि वो कहते हैं कि मेरा जो ईद की नमाज के बाद जब मैं आता हूँ घर, तो मैं सबसे ईद मिलने के बाद आई यूज़ टू गो इन द कोर्ट और मैं जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है आप सब लोगों के अंदर एक स्पेशल चीज़ नज़र आएगी। लोगों के लिए तो बड़ा आसान लगता है वो स्क्रीन पे या देखना कि ये बंदा फिट नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल है या हार्डवर्क है
वो बहुत मायने रखती है। देखिए, अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और आपको अपने, जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो उस एट द सेम टाइम आपकी बॉडी जो है वो यूज टू होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कल ग्राउंड के 5 चक्कर लगाए थे और अगले दिन जाके अगर मैं 6 लगाऊंगा या 7 लगाऊंगा तो मेरी बॉडी को वो एडवांटेज देगी एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर यही है कि अगर मैं 2 चक्कर आराम से लगा सकता हूँ ग्राउंड के भागने में और मैं 2 ही लगा के आ जाता हूँ, मैं एक स्टेप आगे नहीं जा रहा ये। तो इसीलिए आपको डिफरेंट, अगर आपको डिफरेंट दिखना है, अगर आपको दूसरों से ज़्यादा अचीव करना है इन योर ओन प्रोफेशन, फिर आपको जो है अपनी बॉडी को, अपने आप को मारना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे शुगल चल रहा हो आप वहाँ बैठें, टाइम जो है अपना जो है वो स्पेंड करें जी। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करता, मैं बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, टाइम देता हूँ, लेकिन बट उसको मैनेज जब मैं सारा अपना काम जो मेरे प्रोफेशन को फ़ायदा देता है वो करने के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शोएब भाई, आप ब्लेस्ड तो ओबियसली माशाल्लाह है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू पीपल आर चूजन बाय गॉड, कि जो आप टीम के अंदर या किसी भी जगह पे सबज झंडे को सीने पे से जाके जब ग्राउंड में आते हैं तो ओबियसली एक बहुत ज़्यादा ये एक अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। उसके अलावा ब्लेस साहब ये है कि आप सब कुछ करने जा रहे हैं माशाल्लाह। लास्ट ईयर हमने देखा कि आप मॉडलिंग के अंदर भी आए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शूट हुआ। अब तो एंकरिंग भी माशाल्लाह आपने की और बड़ा पुराना आपका ये था कि मैं एंकरिंग वाली साइड पे भी आना चाह रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जर्नी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बल्कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आई वुड लाइक टू थैंक पूरी इंडस्ट्री, जिस चीज़ से मुलाकात होती है या जिन जिन से दोस्ती है वो सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जिसमें जो मेरा दिल करता है। ठीक, मैं उस तरफ नहीं जाता कि जिस तरफ दुनिया जा रही हो। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आपका बच्चा है, ये पेरेंट्स के लिए जो है छोटा सा एक मैसेज है कि जिस तरफ आपका बच्चा जा रहा हो आप कोशिश करें उसको उसी प्रोफेशन में सपोर्ट करने की। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप दिल लगा के कोई चीज़ नहीं करते, देखें हमारी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है, और अगर आप मुझे कोई चीज़ बोलेंगे कि यार आप ये करो और मेरा दिल नहीं है तो मेरे दिल से नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डिस्टर्ब आएगा। हाँ, वो आ जाएगा। तो इसीलिए मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, जिस चीज़ का मुझे शौक है। हाँ, मुझे होस्टिंग का सीक्रेट यही बता दिया आपने फिटनेस का। नहीं, वो वैसे ही अब मुझे ना अब ऐसा लाइफस्टाइल अल्लाह ताला ने दे दिया कि अब मेरे सामने बहुत सारे लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता, अब मेरा भी दिल करता है बिरयानी खाने को, मेरा भी दिल करता है मीठा खाने को। और लेकिन ये है कि अब इस जगह पे अल्लाह ताला ले गए कि नहीं यार मैं ना कर सकता हूँ, मैं अगर मेरे सामने चीज़ पड़ी है तो मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एक बाइट ले लूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इतना वो हो गया हुआ है कंट्रोल, और जिसकी वजह से जो है अभी तक चीज़ें जो है वो चल भी रही हैं। वो एंकरिंग का आप बता रहे थे वो प्लीज़, कि वो एक्सपीरियंस का। हाँ, वो मैंने द अल्टीमेट मुकाबला एक शो किया था, होस्ट किया था लास्ट ईयर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी सब लोगों ने, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, सब ने बहुत हेल्प आउट किया। और मैं यहाँ पे थैंक यू भी करना चाहता हूँ। मेरा ये शौक़ है, अभी तक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग अवे माय मेन प्रोफेशन विच इज़ क्रिकेट। अभी तक आई हैवंट टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम T20। शोएब भाई, अभी वैसे डिस्कशन में रोकना तो नहीं चाह रहा था, बट अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके यहीं से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बड़ी स्पेशल डिस्कशन चल रही है शोएब मलिक के साथ। अभी वापस आके यहीं से स्टार्ट करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और शोएब मलिक से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। अभी कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। मॉडलिंग होगी, एंकरिंग भी कर ली, तो एक्टिंग का भी कोई फ्यूचर में है प्लान? वसीम अकरम तो आ चुके हैं एक्टिंग साइड पे, तो आपका भी है फ्यूचर में? मैंने एक दो जो है वो किए हैं, बट वो गेस्ट अपीयरेंस थी। अच्छा। लेकिन यह कि अभी कोई मेन ऐसी चीज़ की नहीं है। और अगर मुझे लगा कि कोई है, मतलब माइंड में है कि अगर होगी अपॉर्चुनिटी, तो कुछ अच्छा मुझे कोई प्रोजेक्ट लगा तो मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा। लेकिन ये है कि मतलब मैं उस चीज़ की तरफ ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे ये करना है।
लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ आई तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट। नहीं, वो आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं, तो ओबियसली उसमें भी कुछ अच्छा ही करेंगे। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ओबियसली लाइफ के अंदर आती है, और क्रिकेट की भी बात हम करते हैं आगे। अब एक आप बच्चे होते हो, फिर आपकी शादी होती है, अब इज़हान माशाल्लाह आपका बेटा है। एक तो आपकी ओबियसली आप दुबई में मोस्टली मुलाकात होती है। अब उससे पहले ज़रा बताइए, ये एक बड़ा एज ए प्लेयर या इंडिविजुअल कितना मुश्किल होता है कि आपकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, एक र्यूमर चलता है पूरी एक हर जगह पे मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर कि जी शायद अलहदगी होगी है, कोई मसला चल गया है, आपकी तरफ से कोई स्टांस नहीं आता। फिर इवेंचुअली देखते हैं, माशाल्लाह शो करते हैं, मिलते भी हैं, इकट्ठे रहते भी हैं, तो वो कितना टफ होता है और उसको कॉप अप किस तरह करते हो एज ए इंडिविजुअल, आप दोनों ही इवन कि किस तरह उसको लेके चलते हो आप? देखिए, मैं अपनी साइड का तो आंसर दे सकता हूँ। वो ये है कि अगर आप हर चीज़ का जवाब देना शुरू कर दें तो फिर आप अपनी लाइफ कब जिएंगे? ठीक। फिर तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर रही है तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मतलब आपके क्लोज लोग हैं, उनमें हो सकता है किसी को वो चीज़ इफेक्ट तो लोग आपको बॉदर नहीं करते पूछ के? वो आपसे पूछ रहे हो। हाँ। तो उसका सबसे सिंपल ये होता है कि भाई इग्नोर करें और मूव ऑन करें लाइफ में जब तक आपको मूव ऑन नहीं करना आता फिर आप एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। उसमें एक सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आपको ये आके स्टांस दे दे, कोई मैसेज दे दे लोगों को कि ये ऐसी फेक न्यूज़ है। देखिए, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। ठीक है। मैं देखें, आज आप जवाब देंगे, कल आपको 3 देने पड़ेंगे, परसों आपको 4 देने पड़ेंगे। तो फिर बात नहीं आ जाएगी कि भाई आप अपनी लाइफ कब जियोगे। तो इसीलिए अपना लाइफस्टाइल या आपकी जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसको आप जल्दी से उसका हल सोचो जी। निकल आए तो ठीक है, नहीं निकला ना तो भाई अगले दिन पे चले जाओ। बिल्कुल ठीक। तो मेरी ऐसी सोच है। तो अब एज ए फादर, ओबियसली एक फादर और सन का रिलेशनशिप बड़ा प्यारा रिलेशनशिप है, और बच्चा जिस एज में होता है ओबियसली आप चाहते हो कि मैं उसके साथ टाइम गुजारूँ, बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट है आपके प्रोफेशन, कंसिडरिंग योर कैरियर और प्रोफेशन के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें यू आर डूइंग माशाल्लाह, तो वो जो गैप होता है, कम मुलाकात होती है, वो किस तरह आप कोप अप करते हो? वो भी किस तरह करता है एज ए सन, और आप एज ए फादर कितना मुश्किल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। बहुत सारी जगह पे ना ऐसा होता है, अगर आप किसी कपल से पूछेंगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि जब फर्स्ट बेबी होता है तो डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन जब सेकंड होता है तो वो इजी हो जाता है। वो सेकंड इसलिए इजी हो जाता है बच्चे को लुक आफ्टर करना, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं। ट्रू। फर्स्ट वाला बच्चा आपको यूज्ड टू कर देता है, ये है ये है। हाँ, कोविड बीच में आया, दे वर स्टक इन इंडिया, आई वाज स्टक इन पाकिस्तान, वी कुडंट ट्रैवल टू दुबई, तो टाइम नहीं मैं उसके साथ स्पेंड कर पाया इतना। लेकिन बीइंग अ फादर, अगर वो ही 2.5-3 साल पीछे चले जाएं, अल्लाह ना करे कोविड दोबारा आए या कभी भी आए, तो मैं उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा। मैं समहाउ मैं कोई ऐसा वे आउट निकालूंगा जहाँ पे मैं बच्चे के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकूं। और मेरा ये मानना है, जो कि मैंने देखा भी है हमारे उसमें, कि बहुत अर्ली डेज़ में ज़रूर माँ की ज़रूरत होती है बच्चे को, क्योंकि वो जाता ही माँ के पास है। लेकिन जब वो थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू कर दे तो बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा जी। तो वो अब ये है कि आई एम मेकिंग श्योर कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, बल्कि अब मैं टाइम निकालता हूँ, अब मैं ज़बरदस्ती टाइम निकालता हूँ। अगर एक चीज़ ऐड करूँ तो मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग हैं ना, 99% बल्कि 100%, हर बच्चा जब 1-2 साल का होता है ना, उसका फादर उसका हीरो होता है, उसका रोल मॉडल होता है। वो जब तक वो किसी टीन एज में नहीं चला जाता, वो सर्टन एज का एक जो पीरियड है ना, वो हर चीज़ में अपने फादर को फॉलो करता है। वो उसी तरह चलना चाहता है, उसी तरह बात करना चाहता है, उसी तरह दिखना चाहता है। तो वो फेज़ आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इज़हान के अंदर मिसिंग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी भी मैं रमज़ान में मैंने डेट्स अपनी नहीं दी। आई मेड श्योर कि आई ट्रैवल टू दुबई और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। और उन 8 दिन में जब मैं उसके साथ था, मैंने बहुत कुछ सीखा कि टाइम देना पेरेंट्स का अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये माँ बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 13-14 का हुआ था तो ट्रैवलिंग जो थी वो शुरू हो गई। तो ट्रैवलिंग मुझे अब पसंद भी है। ठीक। मैं ट्रैवलिंग मुझे पसंद भी है, और ये है कि
अम्मी मेरी जो है वो उनको सियालकोट में रहना अच्छा लगता है, और बाकी जो फैमिली है वो दुबई में, क्योंकि वो शादी से पहले ही जो था ये डिसाइडेड था ठीक कि दुबई में रहेंगे। लेकिन ये है कि अब इतनी आदत बन गई है कि अब इतना फील नहीं होता। शोबे क्रिकेट की तरफ भी अब ओबियसली ईद का दिन है, बट कोशिश करेंगे हम क्रिकेट पे भी ज़रा बात करते हैं। अब एक सुपरस्टार के हवाले से बात की जाए या कॉनिक प्लेयर के हवाले से बात करें तो आप लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए मेरा तो मानना है कि आप रोल मॉडल होते हैं। और अगर मैं 2-3 डेकेड की बात करूं तो अगर सुपरस्टार की हम बात करते हैं, ये लिविंग लेजेंड की बात करते हैं, जिस तरह 90s के अंदर खान साहब थे, फिर वसीम वकार आए, और फिर उसके बाद उस लेगेसी को आपने शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ने कंटिन्यू किया। अब जब 99 में पहली दफ़ा टीम में नाम आया, और आपने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली बताया होगा, बड़ा स्ट्रगलिंग वाला फेज़ था उस जर्नी के लिए। दिखने में तो आसान लगता है, बट उसके पीछे वो प्लेयर इंडिविजुअल जानता है कितनी एक स्ट्रगल और मेहनत उसके पीछे दरकार होती है। कैसी फीलिंग थी, कितना बड़ा ऑनर था, और क्या फील आई जब पहली दफ़ा आया कि पाकिस्तानी टीम का में नाम आ चुका और झंडा सजाने जा रहा हूँ मैं? अब वो ऐसी फीलिंग्स हैं कि आप कोई भी वर्ड्स अगर ढूंढने जाएं तो आपको मिलना मुश्किल होते हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं किसी इंटरव्यू में बोली, वो मैं आज बताना चाहता हूँ कि सेल फोन्स नहीं थे उस टाइम पे। और जब मेरा नाम आया था फर्स्ट टाइम नेशनल टीम के लिए, तो हम लोग का सेमीफाइनल था कराची में जी। और मैं वो मैच खेला PIA से। वसीम भाई भी वो मैच खेल रहे थे, और वसीम भाई कैप्टन थे, मोइन भाई खेल रहे थे, सकलैन भाई थे, यूसुफ भाई थे, अज़हर भाई, रज़ाक भाई, ये सब लोग PIA से मैच खेल रहे थे। तो जब मैं मैच खेला और हम लोग जीत गए वो मैच, तो मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि PIA में था, तो PIA वालों ने मेरी फ़्लाइट करवा दी लाहौर तक की। अच्छा। और फाइनल लाहौर में था। तो इस दौरान टीम अनाउंस हुई थी, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था, तो ना मेरी फैमिली मुझसे कांटेक्ट कर सकती थी, ना मैं उनसे कर सकता था। तो जब मैं मैच खेल के फ़्लाइट लेके रात को कोई 1 या 2 बजे का टाइम होगा, मैं सियालकोट पहुंचा, और मैंने बेल दी घर की, तो मेरे सारे घर वाले आ गए, सब ने दरवाज़ा खोला, और जो खुशी मेरे फादर और मदर के फेस पे थी, वो ऐसी खुशी थी कि मतलब वो ऐसा था कि बस दुनिया मिल गई, वो ऐसी खुशी थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, और वो फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो बयान करना जो है ना। ओबियसली मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही इसी में से मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है, कई प्लेयर्स कहते हैं कि बॉर्न कैप्टन होना चाहिए, होते ही बॉर्न कैप्टन है, कुछ कहते हैं कि ये ग्रेजुअली करने से आती है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, करने से आती है, बॉर्न कैप्टन की ऐसा जरूरत नहीं होती क्रिकेट में? नहीं, देखें, लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो मैं समझता हूँ नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल है। और लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, जिसके मैं जो है ना, मेरी वो समझ में नहीं आती कि जो आपका टॉप परफॉर्मर है या जो परफॉर्मेंसेस कर रहा है उस टाइम पे, आप उसे कैप्टन बना देते हैं। हाँ, ये मेरी समझ मुझे भी नहीं आया, ये मंत्रा समझ नहीं आया आज तक। हाँ, ये मुझे नहीं। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट के अंदर है। उधर कोहली ने रन किए, उसको बना दिया, बाबर ने किए, बाबर को बना दिया। ये एक अजीब ही साइंस है। देखें, ये तो खैर 2 बड़े नाम आ गए ना हमारे सामने, लेकिन ये है कि लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो, जैसे हमारे 90s वाले क्रिकेटर्स हैं ना, इनकी आंख बहुत अच्छी है, ये फ़ौरन से टैलेंट को पहचानते हैं। मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैंने देखा है कि उनकी आंख बहुत अच्छी है, वो टैलेंट को पहचानते हैं। और उसका मैं जस्टिफिकेशन ये देता हूँ कि जो 90s वाले हैं, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ, मैंने उनमें एक चीज़ देखी है, वो हमेशा उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं जो ये बोले कि भाई किसी नंबर पे भी खिलाओ, कहीं भी फील्डिंग करवाओ, किसी सिचुएशन में भी बॉलिंग करवाओ, ठीक, वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो तगड़े लोग होते हैं, और उन्होंने खुद भी तगड़ी क्रिकेट खेली। मतलब आप अपने आप को हाइड नहीं करते। ऐसा बहुत कैप्टन के साथ आप खेले भी, वसीम, वकार, मिसबाह-उल-हक, इंजमाम, बड़ी लंबी, यूनुस खान, किस कैप्टन के साथ खेल के, शायद अफरीदी भी, तो आपको लगा कि चले आप तो कैप्टन थे ही, बट आपको लगा कि यार ये जो मैं सोचता हूँ उसके करीब था और इसकी कैप्टनसी में जो गेम सेंस है ना, ये मज़ा आ गया, ये वही चीज़ें करता है जो मैं चाहता हूँ? लीडर जो होता है, जब वो कोई डिसीजन ले, फिर उस डिसीजन को बैक करे, दूसरे पे नहीं डाले, ये लीडर होता है। कि मतलब मैं लीडर हूँ,
तो मैं फेस पे लूँगा हर चीज़ को। मैं ये नहीं करूँगा अगर मुझसे मिस्टेक हो गई है, नहीं वो इसने मुझे मशवरा दिया था वो ये हुआ, नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं वो होना चाहिए। तो इसीलिए लीडरशिप स्किल्स में सब लोग डिफरेंट थे। और अगर बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि पूछते हैं जी आप एक कैप्टन बना, मैं कितने सारे कैप्टन्स के अगेंस्ट के साथ खेला हूँ, उनके अंडर खेला हूँ, तो हर बंदे में कोई ना कोई किसी एक का नाम ले लेना। मुझे जो मज़ा आया, सबसे जो ज़्यादा मज़ा आया मुझे वो इंज़माम भाई की कैप्टनसी में आया। और उस वक्त ये थी थोड़ी समझ बूझ भी अल्लाह ताला ने दे दी थी, थोड़ा खेल भी गए थे। और उनका ये था कि वो आप पे ना हाथ रखते थे, वो कहते थे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और उनकी आंख बहुत अच्छी है, मैच विनर्स को वो पहचानते हैं, ठीक है। और वो फिर जब मैच विनर, ऐसा नहीं है कि आप पे बुरा टाइम नहीं आता, आप पे आता है, लेकिन वो बुरे टाइम में बंदे को नहीं हिलने देते थे। वो कहते थे नहीं ये मेरा मैच विनर है, अगर इस पे बुरा टाइम आया है कोई मसला नहीं है। जब इसी ने तो मुझे मैचेस जितवाए थे। हाँ। टीम गेम में उतार चढ़ाव आते हैं, तो लेकिन अगर आपका लीडर आपके साथ खड़ा हो तो बस। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा मानना ये शोएब भाई कि क्रिकेट शायद बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स से इसलिए डिफरेंशिएट भी करती है कि इसमें कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा है, बॉल टू बॉल उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कंपैरिजन में फुटबॉल या हॉकी देखें तो शायद उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट क्रिकेट के अंदर तो हर बॉल पे उसने एनालाइज करना है, हर बॉल पे कुछ ना कुछ करना है। करंट कैप्टन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाबर को हम देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। ओबियसली इंप्रूवमेंट भी आई है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो स्टक कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं कि वो करें। तो अब आप कैसे रेट करते हो उनकी कैप्टनसी को? एज ए प्लेयर तो हमें कोई डाउट नहीं कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है। देखिए आपका भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं आपसे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं। आपको क्या लगता है बाबर पूरा बैट्समैन है या पूरा कैप्टन है? पूरा बैट्समैन। तो अब आपने जवाब दे दिया मेरा। देखें हमें तो एक तो उसकी जो बैटिंग है या जो उसका प्रोफेशन है, मतलब जो उसकी बैटिंग है, जो उसकी ओन परफॉर्मेंसेज हैं, उस पर तो मैच ही नहीं है ना। ठीक, कोई वो शक लेकिन नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसकी लीडरशिप को और उसकी परफॉर्मेंस को मिक्स करके उसे जज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक ठीक है। अब उसकी आप आ जाएं लीडरशिप स्किल पे। लीडरशिप स्किल्स जैसे कहा वो नेचुरल होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसने सीखा नहीं, उसने सीखा भी है जी, ठीक। लेकिन मुझे उसका प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्लो लगता है एज़ कम्पेयर टू उसकी बैटिंग वो डे बाय डे माशाल्लाह हाँ। बहुत अच्छा होता जा रहा है। दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि यार आपने उसे कैप्टन बनाया है, तो भाई उसे 2-3 साल के लिए क्यों नहीं अनाउंस करते? करो ताकि ये एक चीज़ से तो हम बाहर निकल आए ना भाई। हाँ, कि गवर्नमेंट चेंज होगी, चीज़ें चेंज होंगी, तो फिर वो कैप्टन उस पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो भाई आप करो, आप अनाउंस करो से 3 साल, वो भी एक चीज़ से तो हट जाए वो। देखें अगर आपका लीडर ही प्रेशर में है तो लड़के क्या करेंगे जिन्होंने लड़ना है जाके उसके साथ। अगर आप ग्रेट प्लेयर्स के पास जाएं, आप विव रिचर्ड्स के पास भी जाएं, आप उसे बोलें कि भाई ये आखिरी मैच है, तो उसकी भी टांगें कांप रही होंगी। ऐसे ही सबका ऐसा होता है यार। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 1-2 होंगे जो बोलेंगे अच्छा मेरा लास्ट चांस है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। ये तो आपको लगता नहीं जो बाबर को अथॉरिटीज़ अब खास तौर पे साल 1.5 या 2 साल के स्पैन में दी गई, लास्ट रजीम की अगर बात करें, उन्होंने तो बड़ा एंडोर्स किया जी, हमने तो सारी अथॉरिटी बाबर को दे दी गई, पहले कोच के पास ज़्यादा राइट्स थे। तो आपको लगता नहीं बाबर को पावरफुल किया भी किया है कि नहीं? देखिए अब जैसे उनकी मेरा ख्याल है कैप्टनसी के टेन्योर में 1 से 2 चेयरमैन आए हैं, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें अब मुझे नहीं पता, मेरे पास क्लैरिटी होती तो मैं ज़रूर आपको बताता कि उसको एम्पावर किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन ये है कि अगर बाबर जो हैं उनको एक चीज़ पे स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए ये टीम है यही रहेगी, अगर वो हैं कि, और मुझे लगता है कि ही स्ट्रॉन्ग इनफ, जो बाबर आजम एक बड़ा नाम है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। और अगर वो बोलेंगे ये है तो फिर उस पर रुकें उस चीज़ के ऊपर। फिर वहाँ से ये नहीं करें कि ठीक है 2-3 आप कर लें हाँ, बाकी मेरे ये रहने दें, जो कि हमारा कल्चर भी है। मैंने भी बहुत ये देखा ऐसे ही। तो उस पर या स्टैंड ले ले कि नहीं ये है, या तो फिर ये है कि आप क्लियरली ये बोल दें
वो चाहे बोर्ड हो या कैप्टन हो, सेम पेज पे हो कि नहीं भाई ये है। ये नहीं होना चाहिए कि हारने के बाद जो है कि वो इसका फैसला था या उसका फैसला था, एक दूसरे पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम पेज पे नहीं है। और मेरे ख्याल में ये है कि यूनिटी होती है तो रिजल्ट्स आते हैं, यूनिटी के बगैर रिजल्ट्स नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, टीम आप जीते हो हाँ, तो उसमें यह है कि पूरा अपना अगर आपने कोई डिसीजन लिया उसको बैक करो। जिशे भाई ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके अभी मैंने कुछ और आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं जी। अभी बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था लेकिन मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक भी लेना। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे, इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं शोएब भाई से। मैं आपकी ऑब्वियसली रिटायरमेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, बल्कि सारे फ़ैन जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको अभी शोएब मलिक के अंदर कितनी क्रिकेट बाकी है? मेरा अपना वैसे ओपिनियन ये है, जितनी मैं गेम सेंस देख के समझता हूँ, कि सब कॉन्टीनेंट के अंदर कंडीशन के अंदर आपसे बेहतर स्पिन बॉलिंग का कोई प्लेयर नहीं है पूरे सब कॉन्टीनेंट के अंदर, चाहे दुनिया में भी। और एशिया कप भी इधर ही होने जा रहा है, वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है, और ओबियसली 110% स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। पूरा पाकिस्तान शायद ये समझता है, और एशिया कप लास्ट टाइम भी हम समझते थे कि आपको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था। आप क्या समझते हो कि आपको इन दोनों इवेंट्स के लिए आप अवेलेबल हो? किसी टाइम पे बोर्ड ने या इसने बाबर ने आपसे बात की, और आप क्या समझते हो कि ये मैं करके फिर रिटायरमेंट लूँगा, या आपका अपना प्लान क्या है? देखिए, मैंने ये जो इंडिया में वर्ल्ड कप है इस साल, वो 50 ओवर का है, और मैंने 50 ओवर से रिटायरमेंट ले ली हुई है। मेरा हरगिज़ कोई इरादा नहीं है, मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मैं रिटायरमेंट लेने अगर बोर्ड कहता है फिर भी नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ओके हाँ, मुझे नहीं, मैंने एक चीज़ से जब छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, वहाँ कम बैक नहीं। अगर मुल्क की ज़रूरत हुई, रिक्वायरमेंट हुई और आप उस पर फिट इन होते हो, देखिए मैं फिर भी नहीं लूँगा। ओके मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूँगा। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आपका दिल नहीं माने कोई चीज़ करने के लिए तो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक। हाँ, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, बॉर्डर पे भेजना मैं चले जाता हूँ लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं वो नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो रही बात T20 की, जिससे मैं अभी तक मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है, मैं इसलिए रुक गया हुआ हूँ कि मैं एक ही दफ़ा खैर बात बोलूँगा इंशाल्लाह, जिसमें सारे टाइप की क्रिकेट आ जाएगी, जिसमें जैसे लीग्स हैं उससे भी बिल्कुल, तो फिर मैं एक ही दफ़ा उससे रिटायरमेंट लूँगा। अभी एज सच मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल भी अपनी रिटायरमेंट पे। हाँ, एक चीज़ ये है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसे अवेल करने की कोशिश करता हूँ। अभी रिटायरमेंट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी कुछ साल आपको मजीद इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आपने बहुत बड़ा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस टाइप का आदमी हूँ, अगर मैं बोर होना शुरू हूँ किसी चीज़ से तो फिर नहीं करते, फिर मैं नहीं करता। फिर मुझे गाइडेंस भी मिल रही हो तो नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता फिर। हाँ, मैं कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके क्लोज लोग हैं, वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन मैं कम्युनिकेट करके मेक श्योर करता हूँ कि मेरा जो डिसीजन है उस पर वो लोग आएँ और उन्हें कन्विंस करूँ। तो अभी ऐसा सच नहीं है, रिटायरमेंट का कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि घर से भी तो प्रेशर हो गया ना, भाभी ने भी रिटायरमेंट ले ली है तो वो भी कह रही होंगी आप भी ले, दोनों बैठते हैं आराम से, फैमिली को टाइम दे। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना उस साइड से उन्होंने कभी कहा हो कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ना मैंने कभी उनको कहा है, बल्कि हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अच्छा भाई, एक हर कैरियर के अंदर ना आप जब नज़र दौड़ाते हो तो कई अचीवमेंट आती हैं, आप हार भी मिलती है, जीत भी मिलती है। हार का भी चले बताएं, आपको कौन सा ऐसा लगता है कि यार ये मैच ना हम पाकिस्तान हारता तो शायद कैरियर डिफरेंट होता, या जब भूला नहीं जाता? और जीत का भी बताइए, माशाल्लाह 2009 के वर्ल्ड कप का पार्ट थे आप टीम का, और फाइनल में भी आपकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी अफरीदी के साथ और आपने ट्रॉफ़ी जिताई, फिर चैम्पियन ट्रॉफ़ी का भी आप पार्ट थे। तो कौन सी एक वो भी बता दें, हार जो नहीं भूली जाती, और विक्ट्री भी कोई बताएं जो लगता है कि यार ये ना मेरी लाइफ टाइम मुझे हमेशा, जैसे जब मैं याद करूंगा तो मेरे लिए ये एक ऐसी मेमोरी है जो मुझे हमेशा चेरिश करेगी। 2007 वर्ल्ड T20 का फाइनल जो था, वो अभी भी रातों को जगाता है, हमें भी जगाता है वो। वो जगाता है। और जो हम लोग वर्ल्ड T20 जीते थे, मैं तो बल्कि अभी लेजेंड लीग की कवरेज के लिए मिसबाह भाई के साथ थे, तो मैं स्पेशल
वो हम ड्यून बैशिंग के लिए थे, तो मैंने कहा तुसी की कीता है, तुसी स्ट्रेट छक्के मार रहे थे, तुसी क्यों पीछे स्वीप मारा? कहते यार मैंने सारी ज़िंदगी मारा, मेरे कभी मिस नहीं हुई ज़िंदगी में, एक ही मेरे से मिस हुई और वो वही शॉट थी। कोई बात नहीं, लेकिन वो इतना क्लोज लेके भी वही हमें गए, वही लेके गए थे, नो डाउट। हम लोग तो मैच से बाहर हो चुके हुए थे। लेकिन ये है कि उसमें भी कोई बेहतरी होगी, शायद वो वर्ल्ड कप जीत जाते हम लोग और मेरा करियर इतना लंबा ना होता। पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन ये सोचना चाहिए जो होता है बेशक आपकी फेवर में ना जाए, वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो मैच सताता है। और वर्ल्ड T20 2009 में जो जीते थे वो तो लाला ने हमारे क्या परफॉर्मेंसेस दी थी और कंसिस्टेंटली दी थी, और सिर्फ बैटिंग में या बॉलिंग में नहीं, फील्डिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। वैसे जितना करियर रहा है उस बहुत अच्छा रहा है उनका। और चैम्पियंस ट्रॉफी वो भी एक ऐसा दिन था कि मैं जितना शुक्र अदा करूं, बल्कि जो भी उस चैम्पियंस ट्रॉफी के प्लेयर्स थे वो सब बहुत, आज तक कभी हम लोग भी इवन जब उसकी हाईलाइट देखते हैं तो एक बहुत ऐसा ज़बरदस्त फीलिंग आती है कि वो आप हमेशा उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, लास्टली शोएब भाई मैं जानना चाहूँगा, प्लेयर जो होता है ओबियसली एम्बेसडर भी होता है, और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक लाखों लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी होता है, रोल मॉडल होता है। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो हम देखते हैं प्लेयर तो अच्छे बनते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पार्ट मिसिंग है जो हम लेजेंड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने सुपरस्टार कहा कि आपके बाद शुएब अख्तर के बाद शाहिद अफरीदी के बाद उस तरह के सुपरस्टार नहीं आ रहे जो आपके रोल मॉडल उस तरह बनते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते, 6 मंथ आए, साल आए, फिर नज़र। क्या आपको बेसिक क्या रीज़न लगती है उसके पीछे? मुझे ये लगता है कि 2 रीज़न्स मुझे ये लगते हैं, होंगे ज़्यादा, लेकिन 2 में जो मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपका जवाब पूरा हो जाए। एक तो बहुत जल्दी प्लेयर को खिलाना नहीं चाहिए, एक इनिंग्स से या एक स्पेल से, और एक्सपोजर देना आपने अपने यंगस्टर को जी। और एक्सपोजर अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, या आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है उस सिचुएशन को डील करने की। और अगर आपको कोई भी बड़ा इवेंट जीतना है या आपको किसी भी बड़ी टीम से सीरीज़ जीतनी है जी। तो हर्डल्स जो हैं वो उसी लेवल की आएंगी, क्योंकि आपने बड़ी टीम से जीतना है या बड़ा इवेंट जीतना है। तो इसीलिए जब तक वो एक्सपोजर नहीं होगा आपके प्लेयर्स के पास, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि आप जब क्रंच सिचुएशन में आपका मैच जाएगा तो इसका ज़्यादा नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि आपके प्लेयर्स के पास वो एक्सपोजर नहीं है। उनको 1 वे वाला रास्ता आता है, हाँ। लेकिन जहाँ पे 3 रास्ते हैं और आपको एक चूज़ करना है तो वो फंस जाएंगे वहाँ पे। तो ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत। तो मेरा ख्याल है ऑनर्स सबसे ज़्यादा प्लेयर पे तो आएगा, बोर्ड पे भी आएगा कि बच्चों की लुक आफ्टर करे और लेके चले। ये दोनों रजीम का भी चले पूछ लेते हैं, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। लास्ट रजीम में हमें लगा कि क्रिकेटर हैं रमीत राजा साहब और चीज़ें बहुत इम्प्रूव होगी, बट देखा कि डिपार्टमेंट भी वो नहीं बंद हो गए। ओबियसली खान साहब का विजन था बट वो नई चीज़ें हो पाई, उनके भी कुछ डिसीजन थे, कुछ क्रिकेटर ने थोड़ा सपोर्ट किया बट बल्क मैंने देखा वो नहीं किया। अब इन दोनों का कंपैरिजन कैसे देखते हो? सेठी साहब का जो भी काम कर रहे हैं, जो प्रीवियस रजीम थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करता कि हर इंसान में डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन मुझे सेठी साहब के उसमें ये लगता है कि अगर वो कोई चीज़ प्लान करते हैं तो वो एग्जीक्यूट जल्दी करते हैं, वो डिसीजन मेकर हैं, जो है उनका वो ये चीज़ है। और रही बात रमीज़ भाई की, जिन चीज़ों में उनको लगा कि यार इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन्होंने उस पर इन्फसाइज़ किया। तो इसीलिए जब जो भी आपका आता है चेयरमैन, वो अपना विज़न लेके आता है। जब वो अपने विज़न लेके आते हैं तो वो उसके मुताबिक काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंपेयर करना चाहिए, नहीं इन्होंने अच्छा काम किया या इन्होंने नहीं किया। लेकिन जब वो अपना विज़न लेके आते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म्स के लिए उस चीज़ पे काम नहीं होता, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म्स पे कंसिस्टेंटली उन चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा, कोई भी चेयरमैन आएंगे अपना विजन लेके आएंगे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है बेहतरी आने के। मुझे ये लगता है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है किसी भी फॉर्मेट को लाने के लिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है जिस तरह प्लेयर की हमने बात की,
हमें रजीम को भी टाइम देना चाहिए कि ना कि गवर्नमेंट चेंज हो तो फिर नीचे से भी सब कुछ चेंज हो जाए। जैसे आपने कैप्टन को बनाना है लंबा, इस तरह आप चेयरमैन साहब को भी लंबा। और लास्ट क्वेश्चन ये शे भाई, अभी हमारी करंट पाकिस्तानी टीम को कैसे देखते हैं? एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, तो कैसे देखते हैं, क्या चांसेस हैं हमारे? देखें, चांसेस तो बहुत अच्छे हैं। एक जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, जो वर्ल्ड T20 है वो वेस्ट इंडीज़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दोनों कंडीशंस हमें सूट करती हैं। हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हमारे पास प्लेयर्स हैं, वो उनको सूट करते हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि टू मैनी चेंजेस ना करें। बिल्कुल ठीक है। एक तो आपका टाइम का बहुत शुक्रिया, वी रियली हम्बल एंड थैंकफुल एज वेल कि आपने ईद के मौके पे टाइम दिया। लास्ट नोट पे हमारे फैंस लाखों जो आपको सुन रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। मैसेज बहुत डिफरेंट सा है कि जब किसी को सक्सेस मिल रही हो, ज़रूरी नहीं कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, रूटीन लाइफ में भी आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई है तो उससे खुश हो। अगर आप खुश होंगे ना, यकीन करें अल्लाह ताला हमेशा आपको सबसे ऊपर रखेंगे। तो कभी भी किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कोई सक्सेसफुल हो जाए, उससे जेलस ना हो। क्या बात, बहुत खूबसूरत मैसेज है। अगेन आपका बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारी नेक दुआएं, तमन्नाएं कि आप परफॉर्म करें और किसी जो कैरियर को एंड भी करें। मेरी वैसे दुआ भी है कि आप जब एंड करें तो किसी पाकिस्तान को ट्रॉफी या इवेंट के साथ या वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें और विक्ट्री के साथ एंड करें इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू सुना शुएब मलिक साहब का, और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ कि लोगों की खुशियों में खुश हों। ईद का मौका भी है और ये मैसेज भी आप तमाम लोगों के लिए है, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान और हमारा जो इस्लाम है वो भी इसी का दर्स देता है। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ईद को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।